सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रदेश के सुर्खियों में। मैं हूं अभिषेक कटियार। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उपलब्धियों से पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी माया जाजू माहेश्वरी जी। आप भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। वर्तमान में प्रधान आयकर आयुक्त मुंबई के पद पर कार्यरत हैं। एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ आप एक कवयित्री हैं, चित्रकार हैं और फिटनेस आइकॉन भी हैं। माया जी, प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माया जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप शुरुआती दौर से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही हैं। अगर हम आपके शुरुआती पढ़ाई के दिनों की बात करें, आपने बहुत कम उम्र में मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड में टॉप कर देश भर में पहचान बनाई। इंजीनियरिंग, ICWA और बाद में UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं उत्तीर्ण की और आपको गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। ये काफ़ी विशेष क्षण रहा होगा और इसके पहले की भी जो उपलब्धियां हैं, उस समय की क्या भावनाएं थीं और कैसे आप इस क्षेत्र में आगे आईं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। यदि मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारा परिवार समाज के कुछ उन परिवारों में था जिनमें पढ़ाई पर हमेशा हमारे पेरेंट्स द्वारा, माता पिता द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। हमारी जो कम्युनिटी है वो एक व्यवसायिक कम्युनिटी है, जहाँ पर लड़कियों को उच्च शिक्षा ज़रूर दी जाती है, परंतु आगे वह नौकरी करें इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है, क्योंकि सभी लोग व्यवसाय में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे में हमारा परिवार जो है काफ़ी अलग था। मेरे माता पिता शुरू से ही बेटियों को भी बिल्कुल बराबर की शिक्षा देना और उसमें विश्वास रखते थे, और ना सिर्फ शिक्षा, साथ में जो एक फाइनेंशियल और मेंटल इंडिपेंडेंस होना चाहिए हर लड़की में, उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाता था। तो यही शायद हमारी बचपन से ऐसी सोच रही कि हमें आगे जाके कुछ करना है, इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान रहा। और हमारे परिवार में एक पढ़ाई का माहौल हम सब ने बचपन से ही देखा है। एक टाइम था जब मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी सिस्टर, हम तीनों मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, 80s की मैं बात कर रही हूँ, तब हम लोगों ने इंजीनियरिंग वहाँ पर साथ में की। और उस समय इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत कम लड़कियाँ जाती थी, परंतु हमारे पेरेंट्स ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा से शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, और उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ आगे भी हमने जो भी क्षेत्र चुना उसमें हम सबने सफलता अर्जित की। और सिर्फ पढ़ाई पे ही जोर नहीं था, जैसा मैंने कहा कि अपने आप को हमें एक फाइनेंशियल के साथ साथ हमें एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। तो इसी मेहनत और लगन के साथ बचपन में भी हमने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया। नौकरी में आने के बाद भी यही कोशिश रही कि जो भी हमें दायित्व दिया जाता है उसका हम बिल्कुल सच्चे दिल से और कर्मठ तरीके से उसका निर्वहन कर सकें। जी, बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। अगर घर में हमें माहौल पढ़ाई लिखाई का मिलता है तो बच्चे उस क्षेत्र में आगे बढ़ते ही हैं। IAS और IRS जैसी कठिन सेवाओं को ही आपने चुना, जबकि आपने ICW भी किया है और इंजीनियरिंग की भी डिग्री थी। तो ये जो राजस्व सेवा की तरफ आना या UPSC को क्लियर करके आगे अपना करियर बनाना, ये बदलाव करियर को लेकर कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही एक छोटी सी कहानी है। मेरे पिताजी उस समय ICWA के चेयरमैन थे, भोपाल चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के। तो जब हम तीनों भाई बहन इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस समय हमारे पास बहुत खाली समय होता था, क्योंकि जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आम होता है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, तो बाकी समय हम लोग काफ़ी खाली रहते थे। तो मेरे पापा ने ये कहा कि अरे तुम लोग फिर ICWA क्यों नहीं कर लेते हो, तुम लोगों के पास इतना टाइम है, इतनी फुर्सत है। तो ये सोच के हम लोगों ने ICWA किया। और एक ये भी था कि हम लोग का UPSC में जाने की फर्स्ट सेकंड ईयर से ही एक घर में माहौल बन गया था। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हमारा एक ये बन गया था कि हमें कुछ ऑप्शनल एग्ज़ाम भी सब्जेक्ट भी तैयार करना है। तो ICWA हमने ये सोचकर शुरू किया। और आप मानेंगे नहीं कि इंजीनियरिंग से पहले ही जब मैं प्री फाइनल में थी, हमने ICWA की कठिन परीक्षा जो है वो हम तीनों भाई बहन ने उत्तीर्ण कर ली। और इसमें एक और मज़े की बात है कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे, उस समय ICWA बड़ा टफ सा एग्ज़ाम माना जाता था। तो हमारे साथ कई ऐसे लोग थे, बूढ़े बूढ़े लोग भी आते थे जो 15-20 साल से वो एग्ज़ाम दे रहे थे। तो वो लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कि अरे आप लोग क्यों कर रहे हो, ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, इंजीनियरिंग तो आप लोग साथ ही कर रहे हो।
परंतु एक जैसा मैंने कहा एक जज्बा था, कुछ नया कुछ करने की एक होड़ सी थी। तो ये सब सोच के हमने ICWA किया। और जब ICWA किया तब ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय राजस्व सेवा में जाऊंगी। तब मेरे पास एक इसमें एग्ज़ाम में एक इनकम टैक्स का सब्जेक्ट भी था। तो यहाँ पर UPSC में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग से ज़्यादा मुझे ICWA काम आ रहा है, क्योंकि IRS में मेनली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं, हम हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एनालिसिस करते हैं। तो आपको यदि आप एक अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको एक उसका विशेष लाभ मिलता है। इनफैक्ट हमारी जो 2 साल की NADT में इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसमें हमें अकाउंट्स बेसिक से सिखाया जाता है। तो ये जो एक बिल्कुल संयोग था कि ICWA, मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि शायद भविष्य में मुझे काम भी आएगा, परंतु सर्विस में आने के बाद मुझे इसका बहुत विशेष लाभ मिला। और ICWA के एक बेस के कारण मैं अच्छी तरीके से टैक्स पेयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन करने, जो उनकी फाइनेंशियल इंट्रिकेसीज़ हैं उनको समझने में मुझे बहुत योगदान मिला। तो ये मैं मतलब ये सब इसके बारे ये सोच के ये कह सकती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमें लगता है कि हम कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं सिर्फ संयोग मात्र है, पर आगे चल के वो क्या रूप लेगा, क्या दिशा लेगा, इसका हमें उस समय एहसास नहीं होता है। और बाद में हमें पता लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ में उसकी कुछ वैल्यू है और कहीं ना कहीं वो आपको काम आ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, और ये आपका जज्बा ही था। आपने अभी जिक्र किया कि हम कभी भी कोई चीज़ अगर सोच के नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कहावत भी है कि कायनात हमको पहले से निर्धारित कर देती है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ संयोग बनेगा, और वही ऐसा हुआ। IRS में आपका कार्यकाल अत्यंत विविधतापूर्ण और संवेदनशील रहा, एक महिला होने के नाते भी और एक राजस्व अधिकारी होने के नाते भी। क्या कोई ऐसा विशेष वक्त या कोई मौका आया, ऐसा कोई ऑपरेशन आपने पूर्ण किया जो कि आप चुनौतीपूर्ण मानती हैं अपने IRS के कार्यकाल के दौरान? IRS के कार्यकाल में मेरी कई ऐसी पोस्टिंग्स रहीं जो बहुत ही संवेदनशील थी और जिनमें आप ये कह सकते हैं कि 24/7 आपको काम करना पड़ा। और मैं जब भोपाल में 2001 से 3 के बीच में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन थी, तो कई हमने छोटी छोटी जगहों पे इनकम टैक्स की रेड करी, जैसे हरदा हुआ, गंज बासोदा हुआ। और उस समय एज अ डिप्टी डायरेक्टर हमें शुरुआत से लेकर अंत तक जो प्लानिंग है कि कैसे आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आपकी रेड सफल रहे, तो वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्यकाल था। मुझे नौकरी में आए हुए मुश्किल से 2 या 3 साल हुए थे, परंतु उस समय उस रेड को पूरा प्लान करना, उसका पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना और उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलें ये सुनिश्चित करना, ये बहुत ही और बहुत ही संवेदनशील काम भी था। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और उस समय जैसा हमने काम किया उससे विभाग को भी बहुत अच्छी पहचान मिली। हमारी कई रेड्स थी जिसमें हमने बहुत ज़्यादा अनअकाउंटेड असेट्स को पकड़ा और काफ़ी असेसीज़ ने आगे आके उसका वॉलंटरी टैक्स पेमेंट भी किया। तो वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक मेरा टेन्योर था। उसके बाद जब मैं हैदराबाद में यहाँ से भोपाल से ट्रांसफ़र होके गई, तो मुझे 2010 में जो रेट केसेस के असेसमेंट का चार्ज मिला, वो अपने आप में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टैक्सिंग था। वो 1 साल में मैंने करीब 2000 असेसमेंट ऑर्डर्स का, तब मैं एडिशनल कमिश्नर थी, तो 2000 असेसमेंट ऑर्डर्स का मुझे अप्रूवल देना था। तो जो बहुत ही चैलेंजिंग, मतलब हमने रात में 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के वहाँ पे कई बार ऑफिस में ही सो के इस टाइप से हमने वो जो 2000 ऑर्डर्स को सही समय पर कंप्लीट किया। तो बहुत चैलेंजिंग टास्क था। इसके साथ ही कई मेरी ऐसे पोस्टिंग्स रही जहाँ पे मेरा जुरिस्डिक्शन बहुत फैला हुआ था, आसपास बहुत सारे ऑफिशियल चार्जेस थे जिनमें आपको कंट्रोल करना था। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा IRS का अभी तक जितना भी टेन्योर रहा है, मैं कमिश्नर TDS थी भोपाल में, जहाँ पर हमने काफ़ी सक्सेसफुल माइनिंग सेक्टर में TDS के सर्वे किए और करीब 2500 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। तो इस तरह के जो भी चैलेंजिंग टास्क थे, इससे ना सिर्फ हमने राजस्व को बढ़ावा हुआ, पर साथ ही पर्सनल लेवल पर
इसके एग्जीक्यूशन पार्ट में जो एक व्यक्तिगत खुशी हुई, उसका भी आप मतलब अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने मेहनत से, अपने योगदान से विभाग का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क रहे हैं आईआरएस में, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट ऑफ माय कमिटमेंट के साथ और विथ डिवोशन टू ड्यूटी मैंने अपने जो भी दायित्व मुझे दिए गए उनके निभाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से, बिल्कुल ठीक कहा मैम। जब भी हमें कोई चीज़ चुनौतियों और कठिन परिश्रम के बाद हासिल होती है, तब हम उसमें और निखर कर सामने आते हैं। महिला अधिकारी की जब हम बात करते हैं, तो महिला अधिकारी के रूप में संवेदनशील मामलों में आपकी भूमिका किस प्रकार से अलग रही और आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया? मुझे लगता है कि महिलाएं कोई भी चुनौती को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं, क्योंकि एक वर्किंग जो विमेन होती है उसके ऊपर शुरू से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब हमने अपने करियर को स्टार्ट किया था, तब जनरली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लेट 20s और 30s में कर रही हैं। तब आपको बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे आपके छोटे होते हैं, और साथ ही आप अपने विभाग में भी बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशंस उस समय को डील कर रहे होते हैं। तो इसीलिए एक वर्किंग विमेन के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो हर चैलेंज को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल लोहे को आप पिघला के आप मतलब उसको इतनी ज़्यादा उससे गुजरा है कि वो तराश होके सोना बन जाता है जी। तो यही एक वर्किंग विमेन के साथ होता है। तो कई बार बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और बट उसके बाद भी जो एक औरत का जो एक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो हर क्षेत्र में अपने आप को शी वांट्स टू प्रूव हर सेल्फ टू बी द बेस्ट, और कई बार बहुत टास्किंग भी हो जाता है। कई बार हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें हर जगह पे एक्सेल करने का एक खुद के अंदर भी होता है और एक दिखाना भी होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो इस कारण इसके बावजूद भी जितनी भी हमारी वर्किंग विमेन है, वो कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी हो या कॉलेजेस हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह वर्किंग विमेन एक्सेल कर रही हैं। और यदि आप देखें कि पहले जो 80s 70s 80s में एक जो कहा जाता था कि विमेन सिर्फ या तो डॉक्टर बन सकती हैं या प्रोफेसर, मतलब कुछ यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए भाई कॉलेज में, स्कूल में टीचर या कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएं। वो पुलिस में बहुत कम लड़कियां जाती थी। तो आजकल वो सारे जो कायदे कानून थे, जो समाज ने एक मापदंड निर्धारित किए थे, वो सारों उनको तोड़ के आईपीएस में आजकल इतनी ज़्यादा गर्ल्स आ रही हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिला ने अपने मतलब कदम नहीं रखे हैं। और जिस तरीके से इतने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मामलों को एक वर्किंग वुमेन डील करती है, इतने अच्छे तरीके से, संवेदनशील तरीके से, तो उसका हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमें जो ट्रेनिंग मिलती है बचपन से लेकर आखिरी तक, वो ट्रेनिंग, और ये हमें कोई इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बट हम अपने ही रोज के अपने व्यवहार से सीख के हम उसको एक बहुत ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। तो एक बहुत ही संवेदनशील तो औरत एक बाय नेचर ही है, और इससे उसको जो अपना एक जुझारू उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको अपनी कार्यकुशलता के साथ वो अपने हर क्षेत्र में, हर जो भी काम वो करती है उसमें निखार ले आती है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। और जिस ट्रेनिंग की आपने बात करी, जो हमको नैसर्गिक रूप से अपने घर में मिलती है, वो ट्रेनिंग देने वाली भी हमको एक महिला ही होती हैं, हमारी माँ। आपने भी शायद अपने कार्यक्षेत्र में उसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया होगा, जो कि आपके साथ में जो लोग सहायक जुड़ते गए, उन्होंने भी उसी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। आपने भी उल्लेख किया अपने मध्य प्रदेश और हैदराबाद में किए गए कार्यों का। कॉमिट प्रोग्राम एक था, मध्य प्रदेश में आपने सफलतापूर्वक लागू किया। इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए, ये क्या था और इसके पीछे आपकी क्या रणनीति थी? मैं 2018 से 2021 में मैं वैसे तो भारत सरकार की अधिकारी हूँ, पर मैंने मध्य प्रदेश सरकार में 3 साल का डेप्यूटेशन लिया था। और 2018 से 21 तक मैं हमारी जो अकेडमी है, मध्य प्रदेश की प्रशासन अकादमी, नरोना अकादमी, वहाँ पर मैं
एक चीफ ऑफिसर के रूप में तैनात थी। तो कमिट एक DOPT का प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल्स फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इसका उद्देश्य था कि जो भी हमारे न्यूली इंडक्टेड ग्रुप B ग्रुप C के ऑफिशियल्स हैं, मतलब जिले स्तर में ब्लॉक तहसील से लेकर नीचे के नीचे स्तर पर, उनको एक बेसिक सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देना। तो ये जो मॉड्यूल था, इसमें ये काफ़ी स्टेट्स में पहले से लागू किया जा चुका था और मध्य प्रदेश में इसको पहली बार लागू किया गया। तो उसके इस स्कीम को लागू करने के लिए मुझे यहाँ का नोडल ऑफिसर बनाया गया और इसमें हमने विभाग के बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से इसको जो 51 ज़िले हैं मध्य प्रदेश, उसके जितने भी हमारे न्यूली इंडक्टेड कर्मचारी थे, उन सबको ये ट्रेनिंग बहुत ही सफलतापूर्वक दिलाई। और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये रहता था कि बाकी स्टेट्स में लोग इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते थे पर इसको ख़त्म नहीं करते थे। तो ट्रेनिंग का उद्देश्य जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करें। तो हमने जब इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी उठाई तो यह इंश्योर किया कि जो भी हमारा ट्रेनी है वो ये जो 15 मॉड्यूल्स थे इसमें उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट करे। तो हमारा जो कंप्लीशन रेट था वो 98% था इन द कंट्री, विच वाज द हाईएस्ट इन द कंट्री दैट टाइम। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी और हमने काफ़ी करीब 20,000 कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक प्रदान की। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था जिसको हमने बहुत ही कुशलता से अंजाम दिया। आप एक प्रशासक के साथ साथ एक अच्छी चित्रकार हैं, कवि हैं और फिटनेस आइकॉन भी हैं। आपका अभी हाल ही में एक काव्य संग्रह भी रिलीज हुआ है जिसका विमोचन हुआ है, विचारों की लड़ी। तो ये काव्य संग्रह क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए और उसकी रचना की शुरुआत कैसे हुई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे जो पिताजी हैं श्री नारायण दास जी जाजू, वो चीफ जनरल मैनेजर MP राज्य वन विकास निगम से रिटायर हुए थे। साहित्य रत्न भी थे और बचपन से कविताएं लिखते थे। पर वो भी अपने ऑफिस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पुरजोर से कविता लिखना शुरू किया, क्योंकि ऑफिस के कारण उन्हें भी शायद इतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो वो उनकी काफ़ी कविताएं, करीब 8 किताबें उनकी प्रकाशित हुई थी। और उनका रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने इस साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा आगे आए। तो कहीं ना कहीं ये जो कविताएं लिखने का शौक़ है, ये हमारे या तो जीन्स में था या हमें विरासत में मिला। तो मैं भी इस तरीके से इक्की दुक्की कविताएं लिखती थी। जब विभाग में कोई मैगज़ीन छपती थी तो मुझसे संपर्क किया जाता था। तो मेरे लिए सिर्फ ये था कि एक कभी मेहंदी आयकर विभाग के लिए कविताएं लिखती थी और वो भी मौका कभी कभी लगता था। परंतु जब कोविड हुआ 2020 में और जब पहला लॉकडाउन लगा और उस समय वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ, तो हमें ऑफिस के काम से थोड़ा सा आराम मिला। और उस समय एक जब आप घर में बैठे, आपने बहुत आत्मचिंतन किया और आपको लगा कि आपके पास समय है कुछ अपने लिए करने का। और उस समय बहुत सारे क्रिएटिव ग्रुप्स व्हाट्सएप पे बनने लगे, लोग नई नई तरह की क्रिएटिविटी जाहिर करने लगे। तो मेरा ये जो शौक़ था ये कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जो शायद ऑफिस और घर की व्यस्तता के कारण ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो उस समय जब मुझे बहुत समय मिला तब मैंने लिखना शुरू किया। और जो भी आसपास की घटनाएं घटित होती थी, जो भी किसी भी तरह के भाव मेरे मन में आए, वो उसको मैंने ऐसा था कि मैं एक पेन और पेपर हमेशा अपने साथ रखने लगी, क्योंकि कई बार जो भाव मन में आते थे, जब तक आप उन्हें लिखने जाओ तो वो एकदम से निकल जाते थे। तो उस समय जो 2020 में दौर शुरू हुआ वो 2-3 साल चलता रहा। और जब मेरी कविताओं का संकलन ठीक ठाक हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे इनको एक औपचारिक रूप से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। तो ये 3-4 साल की ही मेरी कविताओं का दौर है और इसमें मैंने कोई विशेष एक सब्जेक्ट नहीं रखा है। जो भी मतलब एक आम सब्जेक्ट होता है, रिश्ते हों, माँ के ऊपर हो, बचपन, दोस्त, गुरु, मतलब जो भी अलग अलग चीज़ें हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम घटनाएं अपने आसपास देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम कुछ पढ़ते हैं, तो उस घटना, उस मन के भाव, जीवन के पहलुओं के बारे में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। और यही 70 कविताओं का जो संकलन है, ये
विचारों की लड़ी के रूप में प्रकाशित हुआ है। आपकी कविताओं के जो विषय हैं वो रिश्ते, हौसले, प्रकृति और जो भी आपने अनुभव किया उसको ही आपने कविता के रूप में उतारा है। इसका शीर्षक आपने काफ़ी रोचक दिया है, विचारों की लड़ी। तो ये शीर्षक देने के पीछे क्या कहानी है हमारे श्रोताओं को बताइए। इनफैक्ट जब मैं इसका शीर्षक सोच रही थी तो मुझे लगा कि ये 70 कविताएं क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, तो मुझे लगा ये तो मेरे विचार ही हैं। तो मेरे मन में बस एक ख्याल आया कि विचारों की लड़ी है ये, और इसके बाद मैंने कोई दूसरा शीर्षक सोचा ही नहीं। विचारों की लड़ी जो आपका कविता संग्रह है मैम, इसकी किसी एक कविता का अगर आप जिक्र यहाँ पर हमारे श्रोताओं के साथ करना चाहें तो हम चाहेंगे कि उसका जिक्र ज़रूर करें। मैं अपनी एक कविता है हौसला, जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान हूँ और हमेशा हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो एक कविता है मेरी हौसला जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मेरे सपनों को पंख दे, मेरे विचारों को उड़ान दे, विचरने दे मुझे खुली हवा में, मेरे कदमों को ना विराम दे। मेरे गंतव्य को पहचान दे, मेरी आशा को सम्मान दे, बुलंद हैं मेरे हौसले, मुझे नित नए आयाम दे। मेरे चक्षुओं को ज्ञान दे, मेरी जिज्ञासा को मान दे, लक्ष्य को भेदना है मुझे, मेरे हाथ में तीर कमान दे। लक्ष्य को भेदना है मुझे, मेरे हाथ में तीर कमान दे। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। बुलंद हौसलों से ही बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से हो जाता है और उन्हीं बुलंद हौसलों को लेकर आप आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। आप एक अच्छी चित्रकार भी हैं और सबसे अच्छी बात है कि आपकी मधुबनी और गोंड पेंटिंग्स नागपुर की अकादमी में प्रदर्शित की गई। मधुबनी पेंटिंग्स जो इसका ताल्लुक बिहार से है और आप मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आती हैं, तो मधुबनी पेंटिंग्स और गोंड पेंटिंग्स की तरफ आपका जो रुख हुआ वो कैसे हुआ और ये किस तरीके से आपकी आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बनी, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। मुझे आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने बचपन में कभी ब्रश उठाई भी नहीं। मैं ड्राइंग छोटी मोटी जो हम लोग सब बायोलॉजी वगैरह में ड्राइंग करते हैं, उसके अलावा मेरा ड्राइंग पेंटिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनफैक्ट मेरे घर में सब लोग कहते थे कि इन सब पेंटिंग वगैरह करने के लिए आपको बैठना पड़ता है, आपको 2-3 घंटे, मतलब क्योंकि जब आप पेंटर्स को देखते हैं तो वो लगे रहते हैं, और मैं एक जगह बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। तो जब मेरे पास जैसा कि कोविड के समय हुआ तब थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने कई पेंटिंग्स देखी थी मधुबनी और गोंड की जो इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप में घूमती थी, तो मुझे बड़ी आकर्षक लगती थी और मुझे लगता था कि इनको मैं बना सकती हूँ, ऐसी जो पेंटिंग्स हैं। तो जब मैंने हम लोग भोपाल से हैदराबाद शिफ्ट हुए, तब मैंने इनफैक्ट 1 साल का सबैटिकल लिया था अपने सर्विस से बेटे की पढ़ाई के लिए। तो तब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था, तो तब मैंने सोचा कि अब मैं इसको कैसे एक सही दिशा में, जो मेरे पास इतना टाइम मिला है जो आज तक कभी नहीं मिला, उसको कैसे सही दिशा में ले जाऊं। तो तब मैंने ब्रश उठाई और ये पेंटिंग, क्योंकि मैं शुरू से ही इनकी तरफ आकर्षित थी, तो इसके मधुबनी, गोंड और मैंने और भी कई ट्राइबल फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स हैं उसको ट्राई करने की कोशिश की है। तो और आप मानेंगे नहीं कि जब मैंने ये शुरू किया तो कई बार ऐसा होता था कि मैं 4-5 घंटे अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ के हिल नहीं रही हूँ, और मतलब आप उसमें इतना खो जाते हैं कि आपको लगता है कि आज मुझे इसको इस लेवल तक कंप्लीट करना है। तो अपने आप में ये बहुत ही आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत बढ़ाता है, और जब आप एक आखिरी में हर पेंटिंग को बनाने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, और आखिरी में जो एक उत्कृष्ट छवि आपके सामने उभर के आती है और आपको लगता है कि आपका ये क्रिएशन है, तो वो आपको जिस खुशी का आपको महसूस होती है उसका आप अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है मैम कि जब भी हम अपने नॉर्मल रूटीन में होते हैं और उसका किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव हमको महसूस होता है, तो हमारी अंदर की जो कला होती है वो उस तनाव से लड़ने में हमारी मदद करती है। आपके प्रशासनिक जीवन के तनाव से राहत देने में क्या इस प्रकार की जितनी आपके पास कलाएं हैं, चाहे वो हम लेखन की बात करें, फिर हम आर्ट की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, तो क्या आपकी मदद करती हैं उसमें? जी बिल्कुल, मतलब मुझे खुद को भी एहसास नहीं था, जैसे कहते हैं ना आपके अंदर टैलेंट है आपको पता नहीं है, क्योंकि बचपन से ही मैं हमेशा, हमारा जो परिवार था पढ़ाई में अव्वल रहा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे लिए उस ज़माने में इतनी होती भी नहीं थी, और हमारे लिए भी दूर दूर की चीज़ थी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई में ही शुरू से हमेशा बिज़ी रहे। तो इस टाइप की गतिविधियाँ ये रहती हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं करते हैं जनरली, वो इन सब क्षेत्रों में होता है कि चलो भाई कहीं तो आप नाम कमाओ। पर आज मुझे एहसास हुआ है कि आप
यदि हम बचपन से शायद ये चीज़ें करते आते तो आज हम बहुत आगे लेवल पर जा सकते थे, बट इट्स लाइक बेटर लेट देन नेवर। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है, उसको आप कैसे पहचानते हो, कौन से ऐसा समय आता है, कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है जब वो टैलेंट आपके जो अंदर छुपी है वो बाहर आती है, बस हमें उसको पहचानना है। पेंटिंग जैसा मैंने आपको कहा, कभी मेरा फोटे नहीं था, मैंने ब्रश नहीं उठाई, बट आज मुझे उसमें इतना मज़ा आने लगा। तो ये सब चीज़ें हैं, हर इंसान के अंदर मुझे लगता है कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन छुपा हुआ है, बस उसको ढूंढना है वो मौका जब वो उसको बाहर ला सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हुनर किसी भी व्यक्ति का कभी भी सामने आ सकता है, और जब भी आता है तो कुछ नया हौसला ही करने का हमारे दिल के अंदर जज्बा पैदा करता है। आपकी कई बहुआयामी प्रतिभाओं का जिक्र हमने अभी अपने श्रोताओं के साथ किया, लेकिन एक और आपकी प्रतिभा है कि आप फिटनेस आइकॉन हैं। देश की एक प्रशासक के रूप में आपने 23 हाफ मैराथन पूरी की हैं। इसके पीछे आपका क्या विचार है, और क्या आपको लगता है कि एक अधिकारी के लिए फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है जितना कि उसका बुद्धिमान होना? तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मैं कहूँगी फिटनेस ना सिर्फ अधिकारी के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में जो 24 घंटे हैं उसमें से 1 घंटा हमें अपने शरीर पे देना ही है, क्योंकि यदि आप अभी नहीं देते हैं तो बाद में आपको, जब आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे तब आपको देना पड़ेगा। तो फिटनेस के लिए मैं हमेशा से ही आई वॉज लाइक ओवर कॉन्शियस, और 1-1.5 घंटा प्रतिदिन मैं पिछले 20 से 25 साल से या तो जिम या वॉक या रनिंग पे देती आई हूँ। मैं थोड़ी बहुत रनिंग तो हमेशा से करती थी, 5-6 किलोमीटर की रनिंग मैं कर लेती थी, परंतु जब कोविड हुआ तो हमारा जिम जाना बंद हो गया। तो उस समय मैंने पूरी तरीके से रनिंग पे डिवोट किया। तो शुरू में 5-6 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, फिर मुझे लगा मैं 12 करा है तो 15 भी कर सकती हूँ। ऐसे करते करते जब 15 हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं हाफ मैराथन ट्राई करूँ। जब पहली मैंने अपनी हाफ मैराथन 2021 में कंप्लीट की, उस समय जो मैं आपको बता रही हूँ, जो खुशी का अंदाजा था वो बिल्कुल कभी आपने सोचा नहीं था कि आप इस लेवल पर भी जा सकते हैं। और तब से लेकर हर सीज़न में मैं हर साल 4 से 5 मैराथन, हाफ मैराथन करने की कोशिश करती हूँ। भोपाल, इंदौर, बॉम्बे, हैदराबाद, कई शहरों में जब भी कोई इवेंट होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें रजिस्टर करके उसमें पार्ट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ। तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हर एक को ज्ञान यही देती हूँ कि 1 घंटा रोज़ अपनी बॉडी के लिए निकालिए, किसी भी फॉर्म में जो भी आप करना चाहें। आपने जो उपलब्धियां पाई हैं माया जी, उसको आप किस रूप में देखती हैं? उपलब्धि, जिम्मेदारी या प्रेरणा? मैं कहूँगी इन तीनों का यदि हम इसको मिश्रण कहें, मैंने कभी इनको एक जो भी जिम्मेदारियां हैं ऑफिस की, पारिवारिक, वो तो जिम्मेदारी है, पर मैंने उस जिम्मेदारी को भी कभी एक बोझ की तरह नहीं लिया, क्योंकि जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ तो मैं अपना उसको फुल देती हूँ, 100% डिवोशन। और यदि आप किसी चीज़ को 100% डिवोशन दें तो आपको उसको काम करने में अलग मज़ा आता है। आप उसको एज अ टारगेट और एज अ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपको लगेगा ये मैं कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। तो ऑफिस में भी कई ऐसे काम होते हैं जो यदि मैं नहीं भी करूं, क्योंकि टारगेट्स के अलावा कई ऐसे फील्ड होते हैं जो बहुत साल से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होता है, परंतु मैं जब भी किसी नई पोस्ट पे जाती हूं तो मैं कोशिश करती हूं कि उस जो भी मेरे से अपेक्षा है, अपेक्षा नहीं भी है तो मेरी अपने से खुद से जो अपेक्षा हैं उनको पूरी तरीके से मैं उनका निर्वहन कर सकूं। तो इस तरीके से मैं जब मैं शाम को दफ्तर से घर जाती हूँ तो मुझे एक मानसिक एक खुशी रहती है कि जो मैंने सोचा था आज के लिए उस कार्य को मैं अच्छी तरीके से कर पाई। और साथ में यदि आप अच्छा काम करते हैं और उसकी प्रशंसा होती है, वाहवाही होती है, तो आपको आगे और करने के लिए भी एक आपके अंदर एक ऊर्जा का संचालन होता है। आपकी इस ऊर्जा का संचार हमें अब अगले किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? एक अच्छी प्रशासक हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, धावक भी हैं, तो क्या कोई और क्षेत्र अब आपने सोचा है कि हम उस क्षेत्र में भी अब कुछ और कर सकते हैं? मैंने कहा ना, जैसे मैंने ये चीज़ें भी कभी सोची नहीं थी, ये चीज़ें भी यकायक ही हुई। तो अब तो मुझे लगता है कि अब तो स्काई इज़ द लिमिट। यदि आप इस लेवल पर आए हैं तो आपको लगता है कि आप और भी आगे जा सकते हैं। अंदर आपके फायर होनी चाहिए, यू हैव टू हैव फायर इन योर बेली, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो मेरे अंदर उत्साह है, ऊर्जा है, तो उसका देखिए अब आगे क्या होता है तो समय ही बता पाएगा। निश्चित रूप से मैम, आपके अंदर की ये आग एक प्रेरणा बनकर हमारे पूरे देश की युवा पीढ़ियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, एक प्रेरणा है।
आपके विचार, अनुभव और बहुआयामी व्यक्तित्व से आज का सत्र बहुत प्रेरणादायक रहा। आप जैसी शख्सियत हमारे साथ हमारे आज स्टूडियो में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। आपकी कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि ये साबित करती है कि समर्पण, अनुशासन और संवेदनशीलता से हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोताओं, ये थी माया माहेश्वरी जी जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना अमूल्य समय हमसे साझा किया और निश्चित रूप से हमारी ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए एक प्रेरणा बनेगी। प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुर्खियों में